हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की थर्ड वीडियो होने वाली है, जहां पर हम डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 1 को कवर किया था, जहां पर हमने कुछ सिंपल और बेसिक से पांडास के कोड्स को देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम पांडास के कुछ एडवांस वर्जन ऑफ कोड को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियो पांडास 1 पार्ट को नहीं देखा, मैं आपको रिकमेंड करता हूं पहले आप वो वीडियो क्लियर करिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इंट्रो में देख सकते हैं कि पांडास आर पावरफुल पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ये पावरफुल पाइथन की लाइब्रेरीज होती है। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, उनमें से एक पांडास भी है, जो कि डेटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के लिए यूज होता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके वेरियस मोड, एक्सेस कैसे करते हैं, इन सब के बारे में जाना था। लेकिन इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं, जो कि है सॉर्टिंग, एग्रीगेशन, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ग्रुपिंग, क्लीनिंग डेटा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद MySQL और एक है पिवट टेबल, उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग से। लेकिन उससे पहले आप ये डेटा फ्रेम देखो, क्योंकि इसी के ऊपर हम अपना वर्क करने वाले हैं। तो डेटा सेट ये कह रहा है कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, नेम रमन, जुहैर, एशरवी एंड मिस्टी, जिन्होंने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एग्जाम्स दिए हैं, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश में। और ये उनके, जो आप डेटा फ्रेम में देख सकते हो, ये उनके मार्क्स हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे, मतलब इसी डेटा फ्रेम के बेसिस पे हम अपने प्रैक्टिकल्स को भी करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आप कंसिडर करोगे कि मैक्सिमम मार्क्स हमारा कितना है, 25, और मिनिमम 0 है। ठीक है। और इससे पहले अगर किसी को नहीं आइडिया कि डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है, उसका मैं यहाँ पे सिंटैक्स दिखा देता हूँ। आपको बस क्या करना है, आप जो भी फाइल बना रहे हो, अगर पाइथन की फाइल बना रहे हो तो फाइल में काम कर सकते हो, या फिर इंटरप्रेटर भी यूज कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो जहां पर भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो वहां पे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी करोगे, देन अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लोगे। उसको क्रिएट करने के बाद आप df.pd.dataframe करने के बाद उसको यहाँ पर मेंशन कर दोगे। अगर आप मैन्युअली लिख रहे हो तो आप इसी को कंसीडर करो, वरना आपने कहीं पे लिख रखा है तो उसका नाम बस यहाँ पर लिख दो, आपका डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। ओके। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को पहले देखो। फिर इसने क्या किया है, अपने डेटा फ्रेम को कॉल कर लिया है। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। हाँ जी, तो ये हमारा कोड, जहां पर आप देखोगे पहले हम पांडास को इंपोर्ट कर चुके हैं, फिर हमने अपना डेटा क्रिएट किया है। ये है डिक्शनरी सीरीज, जहां पर नेम, यूटी, मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी के कॉलम्स हैं, एंड ये उसके वैल्यूज हैं। देन उसके बाद इस डेटा को हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया, जिसके लिए हमने यूज किया है df=pd.dataframe एंड ब्रैकेट्स के अंदर अपने डेटा का नाम, जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर पहले क्रिएट किया है। फिर उसके बाद हमको अगर इस डेटा फ्रेम को देखना है तो हम सिंपली प्रिंट कमांड के अंदर df लिखेंगे, तो हमारा डेटा फ्रेम शो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार इसको रन कोड करके। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे लेफ्ट साइड हमारी इंडेक्सिंग, एंड यहाँ पर हमारे डेटा फ्रेम के वैल्यूज एंड उनके हेडिंग्स, जहां पर हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं एंड उनके 3 यूनिट्स के नंबरिंग्स हैं। क्लियर है। अब इसी के ऊपर हम अपने वर्किंग करेंगे, तो इतना आप आइडिया लगा लेना कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो भी हमने डेटा बनाया है, उसी के ऊपर हम कौन कौन से कमांड्स को ट्राई करके देखेंगे। कुछ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल कमांड्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैक्स, मिनी, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, वार, एसटीडी, डिस्क्राइब, etc। ये कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि हमारे फंक्शन में इस्तेमाल होंगे। इनको इस्तेमाल करने का बहुत ही बेसिक सा सिंटैक्स है, मैं आपको शो कर देता हूँ। सिंपली अगर आपको मैक्स निकालना है तो डॉट मैक्स करके ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे एंड इसको रन करोगे। तो जैसे हमने रन किया तो आप देख सकते हो, नेम में भी इसने मैक्सिमम Z से, जिसका नाम अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम दिखा रहा है, एंड ये रिस्पेक्टिव नंबर्स दिखा रहे हैं जो रिस्पेक्टिव कॉलम्स में अवेलेबल है। एंड सिंपली अगर यहाँ पर हम मिनी करते हैं, मतलब MIN लिखते हैं, मिनिमम, तो ये सबसे मिनिमम नंबर्स आपको शो करेगा। तो आप देख सकते हो 1, 12,
15, 15, 13 ऐसे ये नंबर शो कर रहा है, लेकिन इसने जुहेरी दिखाया है, मतलब ये इस पे ठीक से वर्क नहीं कर रहा, तो टेंशन नॉट, बट न्यूमेरिकल डेटा में तो ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम यहाँ पर काउंट करके देख लेते हैं। तो आप देखोगे हमारे कॉलम में जितने भी नंबर्स थे वो काउंट होके आ चुके हैं, जो कि सारे ही कॉलम में सेम थे, तो ये 12 12 करके दिखा रहा है, क्योंकि 3 4 12 आता है, तो ये 12 करके दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप मीन लिखोगे तो ये मीन भी आपको करके दिखा देगा। इसके लिए यहाँ पर एक एरर शो करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये एक एरर शो कर रहा है। ये एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी जो नंबर्स है यहाँ पर अल्फाबेटिकल नंबर्स भी है, तो अल्फाबेटिकल नंबर्स का कोई मीन नहीं निकलता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको बस न्यूमेरिक न्यूमेरिक नंबर चाहिए तो हम यहाँ पर न्यूमेरिक ओनली करके ट्रू कर देंगे, तो फिर ये क्या करेगा, बस न्यूमेरिक डेटा को ही फैच कर रहा होगा। तो जैसे रन कोड किया तो अब आप देखोगे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रहा, और यहाँ पे बस न्यूमेरिकल डेटा को ही ये फैच कर रहा है। मैं इस कंसोल को लेफ्ट साइड कर देता हूँ, आई मीन टू से राइट साइड, ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। हाँ जी, तो आप देख सकते हो अब आपको अच्छे से दिखेगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर मीडियन चाहिए तो आप मीडियन लिखो, एंड रन करो तो आपको यहाँ पर मीडियन शो हो जाएगा। हियर यू कैन सी मीडियन। एंड क्वार्टाइल की बात करते हैं तो हम क्वार्टाइल भी लिख सकते हैं। हम सिंपली क्वांटाइल लिखेंगे तो ये क्वांटाइल में आपको वैल्यू दिखा देगा, जो कि हाफ वैल्यू भी शो करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कॉमा डाल के Q इज इक्वल टू .25 करते हैं तो ये फिर 25% डेटा का वैल्यूएशन निकाल के आपको दे देता है। ये हमारा 25% डेटा का वैल्यूएशन करेक्ट है। वैसे ही हम वार भी निकाल सकते हैं कि वेरिएशन निकाल के दिखा दे। तो हम यहाँ पर सिर्फ वार लिखेंगे, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट आ गया, एंड फिर ये वार डेटा निकाल के दिखा देगा। यहाँ पर एरर दिखा रहा है क्योंकि ये फिर से न्यूमेरिक ओनली लिखना है, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक डेटा से रिलेटेड है। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर वार मतलब वेरिएशन निकाल के दे देता है, जो कि होता है वेरिएशन डेटा। इसको और अच्छे समझने के लिए आप हमारे ये नोट्स देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपको कैसे निकालना है। जैसे मैक्सिमम निकालना, न्यूमेरिक डेटा क्या होता है, और एक्सेस तो आपको पता ही है कि क्या होता है एक्सेस, तो मैं उतना कुछ नहीं दिखा रहा। और मिनिमम कैसे निकालना है, ये बेसिकली मिनिमम जैसे निकालते हैं वैसे ही निकाला हमने, लेकिन वो पूरे के पूरे डेटा का था। लेकिन आपको बस एक पर्टिकुलर बच्चे का चाहिए तो आपको एक नया डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन उसको फिर मिनिमम करके निकालोगे तो फिर उस पर्टिकुलर डेटा का निकलेगा। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अगर आपको पर्टिकुलर किसी बच्चे का चाहिए तो आप क्या करोगे, डीएफ करोगे, मतलब नया डेटा फ्रेम बनाओगे। किस बच्चे का चाहिए तो उसी बच्चे का नाम लिख दो, ये मैं बस इनिशियल लिख रहा हूँ। फिर उस बच्चे का डेटा फ्रेम बनाओ, फिर उसमें डीएफ डॉट मिष्टी का चाहिए तो आप क्या करोगे, बस यहाँ पर नेम लिखोगे एंड इक्वल्स टू में उस बच्चे का नाम। हाँ जी, इसका मतलब ये होता है जो डीएफ का डेटा फ्रेम था उस डेटा फ्रेम से हमने एक दूसरा डेटा फ्रेम बनाया जो कि बस मिष्टी का डेटा दिखाएगा। करेक्ट है। अब मिष्टी का डेटा दिखाएगा तो मिष्टी के मैक्सिमम, मिष्टी के मिनिमम, मिष्टी के काउंट, ये सब दिख जाएंगे। क्लियर है। तो फिर हमको रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है रमन, जुहैर और ऐश रवि, उनके डेटा से हमको लेना देना नहीं है, तो उनके डेटा से हमको देखना ही नहीं है। तो ऐसे हम पर्टिकुलर एक एक बच्चे का भी बना सकते हैं। फिर हमको डीएफ हटा के यहाँ पर बस हमको डीएफएम लिख देना है, जो कि मिष्टी का डेटा है। तो ये क्या करेगा, बस मिष्टी का डेटा हमको दिखा देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो मिष्टी का यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 के डेटा यहाँ पर दिख गए। अगर वैसे ही अगर आपको यूटी का डेटा चाहिए तो आप लिखोगे यूटी, और हमको चाहिए यूटी सेकंड का डेटा, तो आप कर सकते हो यूटी सेकंड, एंड फिर जैसे ही एंटर करोगे तो बस यूटी सेकंड का डेटा आपको दिखेगा। ऐसे हम कस्टमाइज बना सकते हैं। एक और चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, मैं इसको हटा देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा सा कोड है जो कि है डिस्क्राइब।
तो जैसे हम डिस्क्राइब लिखेंगे तो ये जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं सारे ही अप्लाई करके आपको शो कर देगा। इसने काउंट कर दिया, इसने मीन निकाल दिया, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, मिनिमम, फिर क्वांटाइल 25 में, 70 में, 50 में, मैक्सिमम, सब इसने करके आपको दे दिया। अब फिर इससे क्या होगा, आपको एक एक करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। यहाँ पर स्पेस कम की वजह से यहाँ पर 3 डॉट्स दिखा रहा है। मैं दोबारा इसको रन कोड करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, अब आप देख सकते हो सबके डेटा यहाँ पर अच्छे से विजिबल है। तो डिस्क्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एक ही कमांड के हेल्प से सब कुछ इजीली निकाल सकते हो, तो याद रखना। यहाँ पर आप देख सकते हो सबके हमने नोट्स बना रखे हैं। आपको कुछ चाहिए नोट्स तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारा मीडियन, मूड, बेसिकली सारे फंक्शन सिमिलर है, तो इसीलिए मैं जो जो इम्पोर्टेंट था सभी आपको करके दिखा दिया, इसीलिए अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। वेरिएंस बेसिकली वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा होता है, जो कि कितना स्प्रेडली डेटा डिविएट हुआ मीन्स है वो दिखाता है आपको। और इसी का अपोजिट स्टैंडर्ड डिवीजन होता है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, नथिंग एल्स। और एक डिस्क्राइब जो कि बेसिकली समरी दिखाता है, जो कि मैंने अभी दिखाया, जिसके अंदर ये टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। फिर आता है सॉर्टिंग ऑफ डेटा फ्रेम, मतलब अब अपने डेटा को हम असेंडिंग में, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कैसे करें। उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉर्ट वैल्यूज। जैसे ही हम सॉर्ट वैल्यूज करेंगे और ब्रैकेट में उस रेफरेंस को लिखेंगे जिसके अकॉर्डिंग हमको डेटा को सॉर्ट करना है, फिर वो डेटा हमारे उस रेफरेंस से सॉर्ट हो जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हमें अब डिस्क्राइब नहीं करना, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो हम लिखेंगे सॉर्ट और फिर वैल्यूज। अब वैल्यूज में हमको नेम्स डालना है, तो हम बाय नेम कर सकते हैं। तो ये बाय नेम अब सॉर्ट करके दे देगा, जहां पे जुहैर शायद नंबर 1 पे दिखेगा आपको। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में होता है, तो आप देखोगे ये सारे एकदम पर्टिकुलरली करेक्ट वे में आए और जुहैर भी नीचे आया, बट ये हमारा थोड़ा ग्लिच दिखा रहा है। तो मैं तो टेंशन नॉट, कभी कभार हो जाता है स्पेसिंग में, लेकिन अब बाकी के जो डेटा है वो सॉर्टेड में ही आए हैं, आप देख सकते हो। बस जुहैर ऊपर चला गया एक, कोई बात नहीं। अब अगर नेम से नहीं चाहिए तो हम यूटी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आप देखोगे यूटी के कॉलम के अकॉर्डिंग अब ये सॉर्ट हो जाएगा, जहां पर यूटी 1 पहले आया, फिर यूटी 2, फिर यूटी 3। करेक्ट है। सिमिलरली हम कोई भी रेफरेंस डाल के अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आप असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दो, ये डिसेंडिंग हो जाएगा। फिर आपको मल्टीपल कॉलम्स चाहिए तो आप मल्टीपल कॉलम्स को थर्ड ब्रैकेट के अंदर कॉमा डाल के लिखिए, तो आपके दोनों ही कॉलम को ये कंसीडर करके सॉर्ट कर देगा। फिर एक और चीज, अगर आप इन प्लेस इजिकल टू ट्रू करते हो तो इससे क्या होता है, बेसिकली जो सॉर्ट होता है वो आपको नया वर्चुअल टेबल बना के फिर आपको डेटा शो करता है, जहां पर एक नई टेबल बनती है, मतलब डेटा फ्रेम बनता है। लेकिन अगर आप इन प्लेस इजिकल टू ट्रू करते हो तो क्या होता है, ये अपना मेन डेटा के अंदर ही छेड़छाड़ कर देता है, मतलब उसी डेटा को एडिट कर देता है। ये रैंडम नया डेटा फ्रेम नहीं बनाता, जो डेटा फ्रेम आया है उसी को सॉर्ट कर देता है। फिर आता है ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन। ग्रुपिंग में क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा, प्रीवियसली भी हमने देख रखा है, माई एसक्यूएल में भी देख रखा है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, ये बाय वैल्यूज एक दूसरे को इकट्ठा कर देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो हमारे पास 4 नेम है जो कि 12 बार रिपीट हुए हैं, तो ये क्या करेगा, 4 नेम के अलग अलग ग्रुप्स बनाएगा। काइंड ऑफ ये ऐसे वर्क कर रहा होता है। और एग्रीगेशन में हम ये टर्म्स निकाल सकते हैं, मीन, सम, मैक्स, जो कि हमने अभी निकाल के देख ही लिया है, तो इसको हम नहीं ट्राई करेंगे। लेकिन आप ग्रुपिंग में देखो कि ग्रुप करने के लिए हम क्या करते हैं, df.group by, फिर ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, रेफरेंस के अकॉर्डिंग, बाय नेम कर रहे हैं, और फिर उसके अंदर हम मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, मैथ्स का मीन निकालने वाले हैं। तो ये क्या करेगा, ग्रुप बाय नेम करेगा एंड रेस्ट ऑफ द फंक्शन इस पे मीन निकाल के डॉट मीम हमको दे देगा, जो कि ये है एग्रीगेशन का पार्ट, और ये बनेगा हमारे ग्रुप बाय का पार्ट। क्लियर है। तो मैं आपको सिंपली ग्रुप बाय को दिखा देता हूं। तो ग्रुप बाय करने के लिए आप क्या करो, सॉर्ट बाय को हटा दो और यहाँ पर ग्रुप बाय लिख दो। इसके लिए मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रुप बाय, एंड अब हम इसको नेम से ही करके देख लेते हैं। तो यूटी हटा देता हूँ मैं यहाँ से, नेम, और इसको ग्रुप बाय किस बेसिस पे करें, इसके साइज के बेसिस पे करते। तो साइज लिखने के बाद जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखोगे ये ग्रुप बाय कर देगा।
अब यहाँ पर दोबारा जोहेर ऐसे आ रहा है, लेट मी सी। बेसिकली ये जोहेर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस ज्यादा गिवन है, तो ये एक जोहेर को अलग कंसीडर कर रहा है और दो जोहेर को सेम कंसीडर कर रहा है। तो मैं दोबारा इसको रन कोड करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, अब ये ठीक हो गया। अब ग्रुप बाय में आप देख सकते हो सारे ही एलिमेंट हमारे पास 3-3 है, तो यहाँ पर 3-3 शो कर रहा है। तो पहले जो ग्लिच था वो इसी के लिए आ रहा था, जहाँ पर एक जोहर ऊपर चला गया था, इसीलिए आ रहा था क्योंकि एक स्पेस हमने ज्यादा टाइपिंग में इंक्लूड कर दिया था। तो कोई बात नहीं, आप ऐसे समझ सकते हो ग्रुप बाय कैसे इस्तेमाल होता है कि ग्रुप बाय किया एंड देन उसका एक रेफरेंस दिया कि साइज के अकॉर्डिंग करो, तो इसने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर करके दिखा दिया। फिर आता है हमारे टेबल की ऑल्टरिंग, जहां पर हमको इंडेक्स को ऑल्टर करना है। तो इंडेक्स आपको पता ही है बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 से स्टार्ट होता है और n-1 तक जाता है, जहां तक आपकी नंबरिंग होती है। अब उस इंडेक्स को हम ऑल्टर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको पहले क्या करना पड़ता है, सेट करेंगे हम अपने इंडेक्स को, जिसको पहले हम नेम दे देंगे। मतलब हमारा इंडेक्स हो जाएगा अब नेम। तो 0 1 2 हट के हमारा इंडेक्स हो गया नेम से स्टार्ट। अब इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दिया, मतलब हमारा मेन डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। फिर अब इसको अगर रिटर्न करना है, मतलब रिवर्स करना है, तो हम क्या कर देंगे, रीसेट कर देंगे हमारे इंडेक्स को और फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट जो हमारा इंडेक्सिंग था उसको दोबारा दिखा देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार करके। पहले हम अपने डेटाबेस को प्रिंट कर लेते हैं। तो आप देखोगे हमारे डेटाबेस में यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 12 तक इंडेक्सिंग गिवन है। तो अब इस इंडेक्सिंग को हटाने के लिए हमें क्या करना है, बस यहाँ पर df डॉट सेट इंडेक्स एंड देन यहाँ पर इंडेक्स किसको करना है, नेम कॉलम को करना है एंड देन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारा जो इंडेक्स है वो अब नेम को कर देगा। मतलब जो पहला कॉलम था वो अब इंडेक्स बन चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो नेम जो है अब इंडेक्स के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। मतलब 0 1 हट के अब हमारी नेम जो थी वो इंडेक्स बन चुकी है। और इसको फिर अगर हमको दोबारा सही कर देना है, मतलब इसको दोबारा लाना है, तो इसको रीसेट कर दो। तो जैसे रीसेट करेंगे तो हमारा जो पहले 0 1 से था, यहाँ पर एरर दिखा रहा है। यहाँ पर नाम हटा देता हूँ, मैं गलती से यहाँ पर हटाया नहीं अभी भी। तो इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूँ कि जो हमारा दोबारा पहले वाला था इंडेक्स 0 1 2 3 बाय डिफॉल्ट, वो दोबारा आ चुका है। तो ऐसे हम इंडेक्स को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर इंडेक्स करना चाहूँ कि मुझे इंडेक्स चाहिए किसका, यूटी का, तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर यूटी लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, हमारा जो इंडेक्स था उसको यूटी बना देगा। मतलब यूटी हमारी अब इंडेक्स बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यूटी हमारी इंडेक्स बन चुकी है। तो ऐसे हम इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब याद रखना, इसको मैं दोबारा ठीक कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, ये ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। अब हम देखेंगे जो हमारी मिसिंग वैल्यूज होती है अपने डेटा फ्रेम के अंदर, मतलब अपने डेटा फ्रेम के अंदर, उसको हैंडल कैसे करें। उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है, लेकिन आप पहले ये देखो कि हमारी जो वैल्यूज होती है वो NaN से आती है, नॉट अ नंबर। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और इसके कॉजेज होते हैं इनकम्प्लीट डेटा और इनरेलीवेंट फील्ड। जैसे किसी ने डेटा पुट ही नहीं किया या फिर उसका फील्ड जो है डेटा टाइप है वो ही गलत है, तो इस वजह से नैन आता है, मतलब इन नॉट अ नंबर कंसिडर होता है, मिसिंग वैल्यूज कंसिडर होती है। तो इसको हटाने के लिए हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस है, 2 मेथड्स है जिसके अंदर हम ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर हमको ड्रॉप नहीं करना, मतलब डिलीट नहीं करना उस नंबर को, हम उसको फिल कर सकते हैं। अब इसके लिए हम कौन कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, पहले हम मिसिंग वैल्यूज को चेक करते हैं। उसके लिए हम इस नल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि शो करता है मिसिंग सेल्स, जो जो हमारे वैल्यूज में मिसिंग है। हमारे वैल्यूज में कोई भी मिसिंग नहीं है, तो ये कुछ नहीं दिखाएगा। इस अगर नल करेंगे हम, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं दिखाएगा क्योंकि सारे ही वैल्यूज जो है वो ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब में ये फॉल्स दिखा रहा है, मतलब सारी ठीक है। अगर नल अगर ट्रू दिखाता मतलब एक वैल्यू मिसिंग है, इस वजह से वो फिर नल दिखाता है।
तो आप ऐसे समझ लो कि अगर कॉलम से करना चाहते हैं तो वन कॉलम पर कॉलम कर सकते हैं। यहाँ पर बस कॉलम का नाम दे दो, जैसे इंग्लिश लिख दिया, इज नल लिख दिया, तो इंग्लिश में ये चेक करके बता देगा क्या उसमें नल वैल्यूज है या नहीं। ये फिर पूरे कॉलम का कर देगा, काउंट करके बता देगा कितने नल वैल्यूज आपके पास है उस पर्टिकुलर कॉलम में। और अगर पूरे डेटा फ्रेम में चाहिए तो ये पूरे डेटा फ्रेम में से निकाल के देगा। मैं इसको करके दिखा देता हूँ। आपको बस डॉट सम करना है तो ये पर कॉलम दिखा देता है। यहाँ पर देखो 0 0 ही दिखाएगा क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं। और अगर डॉट सम दोबारा करोगे तो ये एंटायर डेटाबेस का दिखा देगा, मतलब डेटा फ्रेम का दिखा देगा। यहाँ पर 0 है, करेक्ट है। ऐसे हम देख सकते हैं कितने डेटास में गड़बड़ी है, कितने डेटास में नहीं है, काइंड ऑफ। फिर उस डेटा को फिल या फिर ड्रॉप करना है तो हम ड्रॉप एन करेंगे तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। फिर एन 0 करेंगे तो उस जगह जहां पर एन आएगा वहां पे 0 से रिप्लेस हो जाएगी। अगर मेथड पैड करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू कंसिडर करता है, और मेथड भी फिल करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू कंसिडर होती है। तो ये तो अभी हमारे डेटाबेस में वर्क नहीं करेगा, इसीलिए चलिए हम इसको स्किप करते हैं। बट आप ऐसे डेटा फ्रेम बना सकते हो और फिर उसके ऊपर ये वर्क करवा के देख सकते हो कि ये ढंग से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं। आता है अब हमारा रीशेपिंग ऑफ डेटा। जो हमारा डेटाबेस हमने क्रिएट किया है उसको अब रीशेप कैसे करें। जैसे अगर आपको कॉलम्स में चेंज करना है, रोज में चेंज करना है, तो कैसे करें। तो उसके लिए बेसिकली हमारे पास दो मेथड्स हैं, मतलब दो फंक्शंस हैं। एक है हमारा पिवट और एक हमारा पिवट टेबल। तो इसमें क्या होता है, पिवट हर तरीके का डेटा को कंसिडर कर लेता है ढंग से, मतलब उस पर वर्क कर लेता है, लेकिन डुप्लीकेट डेटा में इसको दिक्कत होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। तो तब आता है हमारा पिवट टेबल। तो पहले हम पिवट को देखते हैं, फिर पिवट टेबल को देखते हैं। पिवट टेबल क्या करता है, बेसिकली एक दूसरा टेबल आपको वर्चुअल, मतलब दूसरा टेबल बना देता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एन एग्जांपल, इसके लिए हम ये वाला डेटाबेस कंसिडर करेंगे, नया डेटाबेस, एंड उसके ऊपर हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास डेटाज है स्टोर की, सीजन 1 सीजन 2, मतलब S1 S2 S3, एंड हमारे पास ईयर्स है 2006 से लेके 2018 तक। फिर हमारे पास टोटल सेल्स है एंड टोटल प्रॉफिट है। ये हमारा सैंपल डेटा है। तो इसका सिंटेक्स जो है मैं पहले उसको दिखा देता हूँ, फिर आप आगे देखेंगे एग्जाम्पल को कि इसके लिए हम क्या करते हैं, df.pivot एंड देन इंडेक्स लिखते हैं, फिर एक कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर वैल्यूज कंसिडर करते हैं। फिर जैसे ही एंटर करेंगे हमारा जो पिवट टेबल है वो क्रिएट हो जाता है। आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, तो आप देखोगे जो हमारी डेटाबेस थी, जो कि ये वाली थी, ये वाली, इसके ऊपर हमने एक फंक्शन रन किया जहां पर pivot1 बनाया। उसके लिए हमने df.pivot लिखा, फिर इंडेक्स दिया जो कि हम हमारी है स्टोर, तो स्टोर बन गई हमारी इंडेक्स। फिर हमको कौन कौन से कॉलम चाहिए, ईयर के कॉलम चाहिए, तो ये आगे हमारी ईयर्स के कॉलम, ये हमारे आगे ईयर्स की कॉलम। और उसके अंदर क्या चाहिए, वैल्यूज, टोटल सेल्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आगे हमारी टोटल सेल्स की वैल्यू। क्लियर है। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू अभी हमने कंसिडर नहीं किया, तो टोटल प्रॉफिट अभी नहीं आया। तो ऐसे ये वर्क कर रहा होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इंपोर्ट पांडा किया, फिर हमारे पास ये स्टोर आ गई, फिर उसकी ईयर एंड देन उसकी टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट। तो इस डेटा फ्रेम को जैसे हम यहाँ पर रन करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट होके आ गई। यहाँ पे स्पेस एरर है, इसीलिए यहाँ पर डॉट डॉट करके आ गया। दोबारा रन करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टोर, ईयर, टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट आ गई। अब अगर मान लो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका पिवट टेबल, तो हम क्या करेंगे, पहले पिवट टेबल का नाम यहाँ पर हम पिवट टेबल 1 दे देते हैं, फिर df, फिर df डॉट पिवट, एंड देन आपको एक इंडेक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी, जहां पर हम इंडेक्स की वैल्यू दे देते हैं स्टोर को। फिर कॉमा लिखने के बाद हमको कॉलम चाहिए होंगे, तो हम कॉलम इक्वल टू किसको देंगे, कॉलम ईयर को। एंड देन फिर हमको एक वैल्यूज का डेटा चाहिए, तो वैल्यूज के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, टोटल फीस चाहिए या फिर टोटल प्रॉफिट चाहिए। आप दे सकते हो, मैं यहाँ पर टोटल सेल्स दे देता हूँ जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में भी है। तो बस कॉपी किया एंड यहाँ पर पेस्ट किया। अब जैसे इसको प्रिंट करेंगे
इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो अब जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमारा डेटाबेस क्रिएट होके आ गई। अब ये तो थी हमारी सिंगल कॉलम, लेकिन हमें अगर मल्टीपल वैल्यूज कॉलम चाहिए तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम इसका ब्रैकेट चेंज करेंगे एंड देन कॉमा डालने के बाद इसके अंदर वैल्यूज लिख देंगे। हमको किसका वैल्यू चाहिए, अब हमको टोटल प्रॉफिट की वैल्यू भी चाहिए। तो हम इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब यहाँ पर दो दो कॉलम बनेंगे, आप देखना यहाँ पर आप देख सकते हो, एक टोटल सेल्स का कॉलम है और एक टोटल प्रॉफिट का कॉलम है एंड उनके अंदर रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यूज असाइन होके आ गई। तो ये था हमारे पिवट टेबल के मल्टीपल कॉलम्स, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। हमें क्या करना पड़ता है, बस ब्रैकेट चेंज करके उनमें दूसरी वैल्यू डाल दो तो ये मल्टीपल कॉलम्स भी जनरेट करके दे देता है। फिर इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डुप्लीकेट एंट्रीज की, जो कि मैंने अभी बताया था। अगर मान लो आपकी एंट्रीज ऐसी है, डुप्लीकेट्स है, तब क्या करोगे, तब हम अगर ये कोड का इस्तेमाल करें तो ये एरर शो करता है। तो क्या करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पिवट टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है। पिवट टेबल में क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट मीन शो करता है, मतलब एग्रीगेट कर देता है फंक्शन को। देन फिर जो आपकी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी वो नेग्लेक्ट हो जाती है। इसका सिंटैक्स आप देख लो, इसका भी सेम, आप डेटा फ्रेम या फिर कोई भी वेरिएबल का नाम लिखो। बेसिकली आप पिवट टेबल का ही नाम ले रहे हो, फिर पिवट टेबल लिखने के लिए df डॉट पिवट टेबल करो, फिर इंडेक्स इजिकल टू आइटम और कलर कर दो, मतलब यहाँ पर दो ही कंसिडर हुआ है। तो इसका आउटपुट में आप देख सकते हो आइटम और उसका कलर, ये बन गया हमारा इंडेक्स और ये उनकी आ गई वैल्यूज। क्लियर है, इसको आप ट्राई करना, मैं प्रैक्टिकली नहीं दिखा रहा। एंड इसके अंदर भी मल्टीपल एग्रीगेशंस आ सकते हैं। एग्रीगेशंस वही मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पर आप देख सकते हो ये फंक्शंस आ सकते हैं एज पर आवर नीड, जिनको बेसिकली आप कॉमा डाल के लिखोगे तो ये वर्क करने लग जाएंगे। सो सिंपल एंड इजी, इतना कोई हार्ड नहीं है पांडास, बहुत ही इजीली है, बस आपको प्रैक्टिस कर करके इनको समझना पड़ेगा। अब आता है मेन टॉपिक कि MySQL और पांडास को लिंक कैसे करते हैं, मतलब MySQL से हम पांडास के अंदर वैल्यूज कैसे लें और पांडास से MySQL के अंदर वैल्यूज कैसे पुट करें। तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि उसके लिए हमको चाहिए होंगी पाइथन की दूसरी लाइब्रेरीज, जो कि हमारी MySQL, PyMySQL और SQLALCHME, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब सा है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज हमको चाहिए होंगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, बस बेसिकली पिप इंस्टॉल करो। आप एक एक करके भी कर सकते हो और दो एक साथ भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपकी इंस्टॉल हो जाएगी, फिर आपको सेकेंड स्टेप क्या करना पड़ेगा, उन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, मतलब SQL और आपके पांडास को। तो मेक श्योर आपके पीसी में आपके पास MySQL भी है और आपके पास पाइथन एंड पांडास भी है, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम एक इंजन बनाते हैं जो कि हम SQLALCHME से इंपोर्ट करते हैं। इसका एक फंक्शन है क्रिएट इंजन का। तो जैसे हमने क्रिएट इंजन को इंपोर्ट किया, फिर हम एक इंजन बनाएंगे जिसका नाम दिया हमने इंजन इक्वल्स टू क्रिएट इंजन। फिर क्या करते हैं, MySQL प्लस PyMySQL, फिर कोलन डबल स्लैश, फिर अपने MySQL का यूजर नेम, देन उसका पासवर्ड, फिर @लोकल होस्ट ही करते हैं, जनरली डिफॉल्ट लोकल होस्ट ही होता है। फिर अपना पोर्ट नंबर कोलन डाल के, ये भी हमारा बाय डिफॉल्ट ही होता है। एंड फिर अपना डेटाबेस का नाम जो MySQL में क्रिएट किया है। क्लियर है इतना। फिर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करने के लिए pd.read SQL क्वेरी एंड देन फिर हम अपना कोड को रन कर रहे होंगे एंड कॉमा डाल के इंजन करेंगे, तो ये अच्छे से वर्क करेगा। आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, इस बार हम प्रैक्टिकली समझेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये MySQL है मेरा, उसके अंदर आप देख सकते हो इसका यूजर नेम है रूट, लोकल होस्ट पे ये रन हो रहा है और पोर्ट नंबर 3306 है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। तो इसको जैसे हम रन करते हैं तो एक यूजर नेम पासवर्ड आता है, जो कि है हमारा पासवर्ड और यूजर नेम में यही डालना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसको मैंने ओके किया, ये MySQL मेरा रन हो गया। मैं इसको क्लियर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप ग्राफिकली देखना, इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। हमारे पास कार शोरूम का
एक डेटाबेस है, उसके अंदर हमारे पास टेबल है, एक टेबल का नाम है ए एंड दूसरे टेबल का नाम है शोरूम इन्फो। मैं इसमें से इसको हटा देता हूँ शोरूम इन्फो को। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ड्रॉप इन्फो। तो जैसे ड्रॉप शोरूम इन्फो किया, यहाँ पर टेबल भी लिखना होगा, ड्रॉप टेबल शोरूम इन्फो, ताकि इसको पता चले टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ। तो जैसे ही ड्रॉप किया, ये एरर दिखा रहा है नो डेटाबेस सिलेक्टेड। हाँ जी, क्योंकि ये वेब स्टार्ट हुआ है तो यूज कार शोरूम पहले कर देता हूँ, फिर कॉलन, फिर पहले इसको डेटाबेस को यूज कर लेते हैं एंड देन अब इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये ड्रॉप हो गया। अब आप देखोगे बस हमारे पास एक ही टेबल है एंड उस टेबल को भी आप दिखा देता हूँ, उस टेबल को भी उसको दिखाने के लिए डिस्क्राइब ए। एंड जैसे आप देखोगे इसकी फंक्शंस, इसके अंदर एक नाम का इसके अंदर एक नाम का एलिमेंट है और एक मार्क्स का। नाम में वैरकर आ रहा है और हमारे मार्क्स में इंटीजर टाइप वैल्यू आ रही है। इसको मैं और दिखा देता हूँ, ऑल फ्रॉम ए। तो आप देखोगे हमारे पास रवि के पास 45 है, रिद्धि के पास 25 है। तो ये थी हमारी माई एसक्यूएल। क्लियर है। अब हम इसको कनेक्ट करके देखेंगे हमारे डीबीएमएस में। तो उसके लिए हमको बस ये बेसिक सा कोड चाहिए होगा। मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ। पहले हमने इंपोर्ट पांडास किया, करेक्ट है। फिर हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एंड उस लाइब्रेरी में भी कुछ और सब लाइब्रेरीज होती है जिसका एक नाम है क्रिएट इंजन। अब जैसे क्रिएट इंजन हमने इंपोर्ट कर लिया, फिर उसको एक नाम दे दिया इंजन नाम से एंड देन क्रिएट इंजन कीवर्ड का इस्तेमाल करके पहले हमने माई एसक्यूएल और पाइथन माई एसक्यूएल को मतलब इनको प्लस कर दिया, फिर उसका रूट दे दिया। ठीक है, मतलब ये आगे मतलब ये तो नेसेसरी है कि कॉलन डाल के 2 बैकस्लैश आपको देना पड़ेगा। फिर मैंने अपने माई एसक्यूएल का यूजर नेम दिया, फिर ये माई एसक्यूएल का मेरा पासवर्ड है, फिर @ लिख के लोकल होस्ट एंड वही पोर्ट जो आपने अभी देखा मेरे एसक्यूएल में है बाय डिफॉल्ट 3306 ही होता है। एंड देन ये हमारा डेटाबेस ये एक्सेस करना चाहता है, तो इस डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया। आप देख सकते हो कार शोरूम वही डेटाबेस है जो माई एसक्यूएल में थी। एंड जैसे ही इसको हम क्रिएट कर लेंगे तो ये लिंक हो जाएगा। अब लिंक करने के बाद उसको एक्सेस करना है तो हम df एस अवर नॉर्मल हमारा सिंटैक्स है डेटा फ्रेम pd.read मतलब हमको देखना है। और फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ए एंड देन अपने इंजन का नाम। तो ये लिंक करके आपको ये क्वेरी रन करके दे देगा। फिर जैसे हम df में देखेंगे, क्योंकि ये df में ही सेव हो रहा है, बेसिकली df एक वेरिएबल है उसी के अंदर सेव होगा। तो जैसे हम df को प्रिंट करके देखेंगे ये आपको वो शो कर देगा। मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो जैसे इसको हम अभी रन कोड करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर ये थोड़ा वर्क ले रहा है। अब देखोगे यहाँ पर हमारी वो डेटाबेस आ गई। यहाँ पर एक टेबल थी ए नाम से, यहाँ पर आप देखोगे एक टेबल ए नाम से, यही दो वो एलिमेंट थे जो टेबल 1 में थे, ए में थे, वो यहाँ पर शो रहे हैं। क्लियर है। तो आपको तो लगेगा ये तो सर आपने पहले से लिख रखा है इसीलिए आ गया, सेम सेम है, कि हमको क्या पता यही है नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा इसको मॉडिफाई करके दिखा देता हूँ। सिंपली मैं एक और डेटा इसमें इंसर्ट कर देता हूँ माई एसक्यूएल में, इंसर्ट इनटू ए एंड उसके अंदर वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी, एक बेसिकली एक ही वैल्यू इंसर्ट करेंगे। एक नाम देता हूं आस्था एंड उसके पास वैल्यू हो 45 नहीं 44। अब जैसे इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है एंड यही इफेक्ट। अब इसको दोबारा रन करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप देखोगे यहाँ पर भी आस्था की वैल्यू आ चुकी है, मतलब ये लाइव है। करेक्ट है, ये लाइव है, आप ऐसे समझ सकते हो। अब ये तो हो गई थी इंपोर्ट कि हमने डेटा माई एसक्यूएल से पांडा में इंपोर्ट किया। अब मान लो हमने पांडा में कुछ डेटा लिखा, तो वो हम माई एसक्यूएल में कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो पहले मैं इंपोर्टिंग वाली लाइन हटा देता हूँ, बस ये कनेक्शन है, इसको आप ध्यान रखना, ये हमारा मेन कनेक्शन है। अब पांडास के अंदर का डेटा हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। बेसिकली हमने पहले एक डेटा बना लिया, ये आप देख सकते हो
डिक्शनरी सीरीज है, ये एक डेटा है जिसमें शोरूम आईडी है एंड उसके अंदर लोकेशंस है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, डीएफ मतलब एक वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर हम अपने डेटा को डेटा फ्रेम में पहले कन्वर्ट किया। बेसिक सिंटैक्स मैंने पहले ही समझाया था चैप्टर 2 में, जहां पर हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट करना सीखा था। अब जैसे ही डीएफ में हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया हमारे इस वाले डेटा से, तो नेक्स्ट लाइन होगी हमको एक्सपोर्ट करने की। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डीएफ टू एसक्यूएल अंडरस्कोर डाल के फिर शोरूम इन्फो, ये हमारे टेबल का नाम होगा। यहाँ पर आप कुछ भी देख सकते हो, मतलब कुछ भी लिख लो। हमें मान लो ये टेबल चाहिए, तो हमने एएसएफ नाम का एक टेबल बनाया। अब किसके द्वारा जाएगा, हमारे इंजन के द्वारा जाएगा, और अगर एग्जिस्ट करता है इस नाम से तो उसको रिप्लेस कर दो, और उसके इंडेक्स जो वो फॉल्स हो, मतलब हमको इंडेक्स नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल। तो जैसे ही एंटर करेंगे, बस इसमें एक ही कीवर्ड है कि टू स्कूल लिखोगे कि टू एसक्यूएल लिखोगे तो एसक्यूएल में जाएगा, और उसके लिए हमारा जो कनेक्टर है वो बस इंजन है। तो इतना ध्यान रखना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये वर्क होके आ गया, यहाँ पर कोई आउटपुट शो नहीं हो रही। लेकिन जैसे आप माई एसक्यूएल खोलोगे और यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी आप देखो कोई टेबल नहीं है एक्स्ट्रा। तो जैसे रिफ्रेश किया, अब देखो यहाँ पर एक दूसरी टेबल आ गई एंड उसके अंदर कॉलम्स है, एक शोरूम आईडी और एक लोकेशन, जो कि हमारी पांडास की ये वाली शोरूम आईडी और लोकेशन। क्लियर है। तो ऐसे हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल एंड पांडास, जहां पर हम लाइव डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं। ये बहुत बार रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमेशा आपको टेक्स्ट फाइल या सीएसवी फाइल नहीं मिलती, आपको बहुत बार डेटाबेस को भी एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब ऐसे आप कर सकते हो। तो बेसिकली ये था आज का टॉपिक, जहां पर हमने पांडास को डिटेल में क्लियर किया। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। डेफिनेटली आपने कुछ नया सीखा होगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, इसको प्रैक्टिकली भी करके देखो और आपके बुक्स के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देखो। तो बस, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।